Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. In the last lecture you have studied about charges, their properties, Coulomb's law. These all topics are of the first chapter of unit 1. Today we start the chapter 2 and this chapter is concerned with the electric field. I hope आपने जो फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बना लिए होंगे और आपने इसे रिवाइज भी किया होगा, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको बताई थी उन्हें लर्न भी किया होगा। तो बच्चों आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स कि इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इस चैप्टर में है क्या क्या आप पढ़ेंगे। उसके बाद हम आज के टॉपिक पर आएंगे। ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क ऑन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और potential energy of an electric dipole, electric lines of force and their properties। ये इस यूनिट में जो मेन कंसेप्ट हैं, बीच में और भी कंसेप्ट आएंगे, वो बीच बीच में हम बात करेंगे। अभी जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है आज का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। लिखा है मेरे बोर्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसका एक और नाम होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? देखिए, कोई भी चार्ज, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कूलम लॉ। कूलम लॉ जो है दैट गिव्स अस द measurement of the magnitude of force between the two charges, but Coulomb law does not explain the mechanism why or how the two charges exert force on each other। दो चार्जेस होते हैं, उनके बीच में फोर्स होती है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अट्रैक्शन या रिपल्सन, कुछ भी हम बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स। लेकिन वो जो फोर्स है वो क्यों होती है और कैसे होती है, उस फोर्स के बारे में कूलम ने कुछ नहीं बताया था। उसे हम इस कंसेप्ट से जो एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट से, इसे हम लास्ट में बात करेंगे कि हाउ इट एक्सप्लेन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इसे मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फील्ड जो है इट इज द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज, जैसे सपोज हमारे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इट इज प्रेजेंट एट ओ। इसके चारों तरफ क्या होगा, एक ऐसा रीजन होगा, जैसे चारों तरफ एक स्पेस होगा जिसमें दूसरा चार्ज क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आपको मालूम है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स क्या होगी, कम होगी, लेकिन इसके पास में फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मींस इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जैसे सपोज आप यहां पर एक पॉइंट आपके पास P है, यहां पर आप एक पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, किसके कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो ये इस चार्ज के कारण आप निकालना चाहते हैं, तो इस चार्ज को आप क्या मान लेंगे, क्योंकि दिस इज द सोर्स, ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। पॉइंट P पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहां कहीं भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, इसके लिए मेथड होता है कि हम जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, और उस टेस्ट चार्ज को, कैसा टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज। हम P पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो P पॉइंट पे क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज। और ये जो
एक और कंडीशन होती है कि टेस्ट चार्ज जो है क्यू नॉट, यानी टेस्ट चार्ज शुड बी, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट शुड बी वेनिसिंगली स्मॉल। ये बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं दैट इज ऑफ द सोर्स चार्ज। ये टेस्ट चार्ज अगर लार्ज वैल्यू का होगा तो ये सोर्स चार्ज के फील्ड को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ये इस तरह से होना चाहिए, इसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, इसलिए कि इट कांट इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। अब हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जब इस टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इस सोर्स चार्ज के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, इधर को रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स कहां लगेगी, इस साइड को फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसके ऊपर हम वेक्टर चिन्ह भी लगाते हैं। अब दिस इज द डेफिनेशन। एक तो हमने सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी डेफिनेशन क्या बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज को क्या होता है, कंडीशन होती है कि टेस्ट चार्ज शुड बी स्मॉल, तो लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज we also defined as the electrostatic force per unit positive test charge या per unit vanishingly small positive test charge placed at that point। जैसे इस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इसे याद रखते हैं हम, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। यहां से हमारे पास कुछ नोटेबल पॉइंट्स बनते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने देखा कि यहां फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कब, अगर ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे अगर हमारे पास चार्ज नेगेटिव होगा तो उसके वो फोर्स कहां लगेगी, इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। फर्स्ट पॉइंट हम दे रहे हैं यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकेंड थिंग, जैसे हम इसकी यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आएगी, ऐसा यूनिट जैसे इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड चार्ज। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो ये इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम, एन अपॉन सी, न्यूटन पर कूलम। और एक और इसकी यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट अभी आपको यहां से पता नहीं, यहां से आपको न्यूटन पर कूलम का पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि ये एफ अपॉन क्यू है। ये जो यूनिट वोल्ट पर मीटर है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में, आप इसी यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एक रिलेशन, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड dV क्या, पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो ये यूनिट बन जाती है वोल्ट पर मीटर। ऐसे ही कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, डायमेंशनल फार्मूला आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, F अपॉन क्यू। तो F का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का क्या होता है, mL/T-2, और क्यू का क्या होगा, Et। पीछे देखा आपने लास्ट चैप्टर में I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू क्या होता है, IT, I करंट, और करंट का एम्पियर A।
यहां से अगर आप देखेंगे तो इट कम्स आउट टू ml t minus 3a minus 1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. इसी तरह से एक और पॉइंट बनता है नंबर 4. जैसे हमारे पास फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर. जैसे हमने फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज मान लो क्यू माना, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने क्यू किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चार्ज क्यू को रखा तो फोर्स क्या लगेगी, क्यू ई. इसी तरह से फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर. तो यहां से आपको एक बात क्लियर होगी कि जो फोर्स लगेगी किसी भी चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अगर वो चार्ज पॉजिटिव होगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर वो चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस तरह से आप देखा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज and it is defined as the electrostatic force per unit balancing the small positive test charge. That is the definition of electric field. Now our next topic is electric field due to point charge. आप किसी point charge के कारण electric field निकालेंगे. हम suppose कर लेते हैं कि हमारे पास ये 3-dimensional plane है, इसकी x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, और इसके ओरिजिन के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू. आप इस चार्ज के कारण यहां सपोज किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और इस P पॉइंट की डिस्टेंस जो है इस प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस है. r डिस्टेंस के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं. आपको डेफिनेशन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव वेनिसिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज. अब इस P पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इट मींस यू हैव टू प्लेस अ स्मॉल टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P. तो सबसे पहले बात क्या आएगी, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P प्लेस अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0. आपने Q0 क्या है, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस किया यहां पर. Now we find the force on this charge because ये चार्ज जो जब आपने यहां पर प्लेस किया तो इस चार्ज प्लस क्यू के कारण ये क्या करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो इधर इस साइड को क्या लगेगी, फोर्स लगेगी. आपको पता है एज बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से कि E क्या होता है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0. ये Q0 टेंड्स टू 0 क्यों लिख रहे हैं कि हम यहां पर चार्ज कैसा, टेस्ट चार्ज कैसा प्लेस करेंगे, वेनिसिंगली स्मॉल. दिस इज द टेस्ट चार्ज. वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी कर सकते हैं इसे. अब हमें क्या निकालना है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्मॉल टेस्ट चार्ज F वेक्टर बाय कूलम्स लॉ. आपको मालूम है फोर्स कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कितनी फोर्स होगी, Q0 अपॉन r². प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. r डिस्टेंस है, वेक्टर फॉर्म में है तो इसमें आपको डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी. आप सपोज कर लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये r कैप दे रहा है. r कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग OP के अलोंग है. क्यों, क्योंकि फोर्स भी इधर को है, आपने डायरेक्शन भी कौन सी ली, वही ली. अब आप इसे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, जो कि डेफिनेशन से पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0. यहां पर F वेक्टर की जगह आपने वैल्यू रख दी. F वेक्टर की जगह क्या होगा आपके पास, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और नीचे क्या है आपके पास क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास लिमिट तभी लगाएंगे जब वो क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे क्यू नॉट रहा ही नहीं, इसलिए अब लिमिट लगाने का कोई फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास क्या बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और अगर आपने इन मैग्नीट्यूड बात करनी है तो इन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप यहां से एक बात नोट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा डिक्रीज होगा। कहां से सोर्स चार्ज से जब डिस्टेंस बढ़ेगी। ये हमने क्या एज्यूम किया था सोर्स चार्ज। अब यहां पर डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या आएगी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ सपोज हमारे पास एक और केस है, जैसे कि आपने इस केस में पढ़ा था कि सोर्स चार्ज कहां प्रेजेंट था ओरिजिन के ऊपर। अब सपोज हमारे पास सोर्स चार्ज ओरिजिन पे नहीं है, इट इज इन द एक्स वाई प्लेन। जैसे यहां पर हमारे पास इस जगह पर ए पॉइंट के ऊपर सोर्स चार्ज है, क्यू चार्ज प्रेजेंट हियर, प्लस क्यू चार्ज जो है ओ की बजाय कहां पर है पी पॉइंट के ऊपर है, सॉरी ए पॉइंट के ऊपर है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फाइंड आउट करना चाहते हैं पी पॉइंट के ऊपर। तो आपको मालूम है कि जहां कहीं भी निकालना है आपने ये मान लो आपने मान लिया कि ये जो सोर्स चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर जो है ये r1 वेक्टर है, और जो जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पे आपको क्या रखना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा क्यू नॉट, और उस टेस्ट चार्ज का आप पोजीशन वेक्टर देखोगे कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। ये मैंने ज्वाइन किया तो मुझे यहां पर ज्वाइन करके मान लो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया r2 वेक्टर। अब आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है जैसे लास्ट भी आपने किया लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा ज्वाइन करना पड़ेगा ए टू पी। अब फोर्स क्या आएगी एफ वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन AP स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस, और साथ में आपके पास क्या आएगा डायरेक्शन के लिए A से P की डायरेक्शन, यानी A से P की डायरेक्शन AP कैप। आपको मालूम है यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आपने लास्ट ईयर भी किया है ये +1 क्लास में। ये AP स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं AP वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसे AP कैप ऐसे होता है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन AP कैप की जगह जब आप रखेंगे AP वेक्टर अपॉन AP वेक्टर मैग्नीट्यूड तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर और एक और ऐड होकर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब AP चाहिए आपको A से P की डायरेक्शन, इसमें आपके पास ट्रायंगल लॉ लगेगा। देखो ये OP जो है इसकी डायरेक्शन इस साइड में है और OA और AP की डायरेक्शन क्या सेम है, सेम ऑर्डर में है। आपको पता थर्ड साइड क्या देती है रिजल्टेंट देती है। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा जैसे OP वेक्टर क्या आएगा ट्रायंगल लॉ से OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। अब OP वेक्टर आपको मालूम है R2 वेक्टर, OA वेक्टर R1 वेक्टर प्लस AP वेक्टर। तो AP वेक्टर यहां से आपके पास निकल जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहां पुट करेंगे
तो इट बिकम्स 1/4πε0 Q0 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड का Q, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज। चार्ज कैसा है? टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी? इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा? इसी डायरेक्शन में आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमारे पास नंबर 1 है, पुट इन इक्वेशन 1, नंबर 1 में आप पुट करेंगे तो आपके पास ई वेक्टर क्या बन जाएगा? लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, एफ वेक्टर की जगह वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q0 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन Q0। तो ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एट द लास्ट आपके पास आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड Q, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आपने +1 क्लास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा था, वही कंसेप्ट है यहाँ पर। दिस इज द R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो दिस इज द दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आपने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाला, एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब आपके पास ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि जब नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो वो हमारे पास 2 टाइप्स में हो सकते हैं, या तो वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो वो कंटिन्यूअस हो सकता है या फिर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सपोज हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, हमारे पास सिंगल चार्ज नहीं है। जैसे हमारे पास सपोज ये एक चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, इसी तरह से Qn, नंबर ऑफ चार्जेस n चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 so on, Qn, n number of charges present in space. You want to find the electric field due to all these charges. आप इन सभी चार्जेस के कारण मान लो सपोज एक पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके, प्रीवियस नहीं सॉरी आज ही पढ़ा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 1/4πε0 Q/r²। वो जो चार्ज जिसके कारण निकाल रहे हैं और उससे उस पॉइंट की दूरी को आप स्क्वायर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब इस पॉइंट P के ऊपर निकालना है तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा? इससे ज्वाइन करना पड़ेगा इस पॉइंट, क्योंकि ये आपको डिस्टेंस चाहिए। इसी तरह से ये वाला भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी तरह से इस चार्ज के कारण भी चाहिए तो इस चार्ज के कारण ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी तरह से इसके कारण Qn चार्ज को भी आपको मिलाना पड़ेगा। अब आपको सिंगल चार्ज के कारण निकालना तब तो सिंपल था कि जैसे यहाँ P पे निकालना तो 1/4πε0 Q1 अपॉन ये वाली दूरी, जैसे मान लो ये दूरी मैंने R1 मान ली, ये R2 मान ली, ये R3 मान ली और ये Rn मान ली। तो Q1 के कारण P पे क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1/R1²। इसी तरह से Q2 के कारण Q3। लेकिन यहाँ पर चार्जेस हमारे पास ज्यादा हैं, तो क्या एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करता है? नहीं, ये आपने नोट करना है पॉइंट कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन चार्ज डजंट इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अदर चार्ज। तो यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें ये हमें ये स्टेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच एंड इंडिविजुअल चार्ज present when all other charges are assumed to be absent। जैसे यहां पर जो भी चार्जेस प्रेजेंट है उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। जैसे सपोज ये Q1 है तो ये P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण, मान लो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E1 वेक्टर है। इसी तरह से Q2 के कारण क्या है? Q2 के कारण आपको पता है क्या होगा? E2 वेक्टर है।
आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड द पॉइंट। इसी तरह से Q3 के कारण इसी तरह से इस लाइन को आगे मैं ज्वाइन करूंगा तो इसी के अलोंग क्या लगेगा हमारे पास E3 वेक्टर लगेगा। इसी तरह से Q1 के कारण इस डायरेक्शन में En वेक्टर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम। जैसे फर्स्ट के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सम ऑफ all the electric field, a vector sum of the electric field produced due to each and individual charge when all other charges are assumed to be absent। इस तरह से निकालने, जैसे इसके कारण Q1 के कारण P पे निकालें तो हम ये नहीं मानेंगे Q2 Q3 अपना इफेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल, इसे सेकेंड Q2 के कारण Q3 Q1 और इन सभी को क्या करेंगे वेक्टर सम होगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे अगर आपने निकालना हो इस वे से, जैसे n चार्जेस तो आप निकाल भी सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगा समेशन I इज इक्वल टू 1 to n। इट मींस कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सम है कहां से कहां, फर्स्ट से लेकर n तक, और क्या है EI वेक्टर। अब EI वेक्टर क्या होता है आपको मालूम है, EI वेक्टर फिर वैसे ही लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 Fi वेक्टर ओवर Q0। अब यहां पर आप P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं सभी चार्जेस के कारण, तो यहां निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। मान लो हमने क्या कर दिया Q0 क्या रखा टेस्ट चार्ज, और ये जो टेस्ट चार्ज Q0 है इट शुड बी वेनिशिंगली स्मॉल, इसकी स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए। अब ये टेस्ट चार्ज जो है ये चार्ज Q1 के कारण भी फोर्स एक्सपीरियंस करा, Q2 Q3 सो ऑन Q1 हम अलग अलग से भी निकाल सकते हैं, फिर ये कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूं। जैसे ये ith चार्ज मैंने मान लिया, जैसे सपोज कर लिया कि इनके बीच में एक और चार्ज है, ये QI चार्ज है, इसे मैंने मिला दिया तो ये हमारे पास इसकी दूरी क्या आ गई RI आ गई। तो ये यहाँ से जब ये मिला तो हमारे पास इस डायरेक्शन में इसका आ जाएगा EI वेक्टर, और फोर्स क्या आएगी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी Fi वेक्टर। तो हमारे पास Fi वेक्टर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI Q0 ओवर RI स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही साथ में डायरेक्शन है तो आप क्या ले लेंगे डायरेक्शन के लिए कैप ले लेंगे RI कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर आप कैप मतलब उसके ऊपर कैप लेने का मतलब ये है कि आपने एक यूनिट वेक्टर लिया है। आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी केवल डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड क्या होती है 1 होती है, मैग्नीट्यूड होती है लेकिन 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहां पर जब पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इसी तरह से अगर आपने देखना तो ये E1 वेक्टर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी F1 वेक्टर, E2 की F2 वेक्टर, E3 की F3 वेक्टर, Fn वेक्टर, इस तरह से फोर्सेस लगेंगे। यहां पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 Fi की जगह पुट करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI Q0 ओवर RI स्क्वायर RI कैप ओवर Q0। तो ये Q0 से Q0 कट जाएगा तो इट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI ओवर RI स्क्वायर RI कैप। इसे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। जैसे सपोज आपने इस इक्वेशन को नंबर A दिया हुआ है तो ये पुट इन इक्वेशन A, इक्वेशन A में पुट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी E बराबर है समेशन I इज इक्वल टू 1 to n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI ओवर RI स्क्वायर RI कैप। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस कंसेप्ट का यूज करेंगे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फाइंड आउट करेंगे ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन।
That's all about today's lecture. In the next lecture, you can study about electric dipole, electric lines of force and its properties. They are very important. So I hope for the best. Thanks and have a nice day.